राजव्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी और गवर्नेंस। 1.1 न्यायिक जवाबदेही, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सुर्खियों में क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास पर कद मिलने की घटना के कारण भारत की उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि इस घटना ने लोगों के मन में ये सवाल पैदा कर दिया है कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जिम्मेदारी कितनी मजबूत है। अन्य संबंधित तथ्य, हाल की कुछ घटनाओं ने न्यायिक जवाबदेही पर बहस को तेज कर दिया है। इसका अर्थ है कि हाल के समय में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे न्यायाधीशों के आचरण और उनके ऊपर निगरानी की जरूरत पर चर्चा बढ़ गई है। कुछ वर्ष पहले भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया गया था। इसका मतलब है कि सर्वोच्च स्तर पर भी शिकायतों की जांच के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोकपाल के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका अर्थ है कि इस मुद्दे पर न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के बीच अधिकारों को लेकर मतभेद दिखाई दिए। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रमुख तंत्र, पद से हटाया जाना। वर्तमान में उच्चतर न्यायपालिका के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत प्रावधान मौजूद हैं। इसका मतलब है कि न्यायाधीश को हटाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। 1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया, यह न्यायिक नैतिकता को नियंत्रित करने वाले 2 महत्वपूर्ण चार्टरों पर आधारित है जिनमें न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन 1997 और न्यायिक आचरण संबंधी बैंगलोर सिद्धांत 2002 शामिल हैं। इसका अर्थ है कि न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता तय की गई है। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने अपने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शिकायतें सुनने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के भीतर ही होती है। 3 सदस्यीय समिति शिकायतों की जांच करती है और पद से हटाने या आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति सौमित्र सेन और निर्मल यादव को इस प्रकार की समितियों के माध्यम से दोषी पाया गया था। इसका मतलब है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की सिफारिश की जाती है। किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में उस हाईकोर्ट को छोड़कर अन्य हाईकोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश तथा एक न्यायाधीश शामिल होता है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखना है। किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश तथा अन्य हाईकोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि वरिष्ठ स्तर की निगरानी सुनिश्चित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य सर्वोच्च स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखना है। न्यायिक आचरण संबंधी बैंगलोर सिद्धांत, बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कॉन्डक्ट। इस चित्र में न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता के 6 मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। हर सिद्धांत के साथ उसका अर्थ दिया गया है। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। एक न्यायाधीश को व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों तरह से न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि वह किसी भी प्रकार के दबाव, प्रभाव या हस्तक्षेप से मुक्त होकर काम करे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे। सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। न्यायाधीश के व्यवहार और आचरण में इतनी ईमानदारी और नैतिकता होनी चाहिए कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता के लोगों के विश्वास को बनाए रखा जा सके। इसका अर्थ है कि उसका जीवन और कार्य पारदर्शी और भरोसेमंद होना चाहिए। समानता, इक्वालिटी। न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों में निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति अप्रासंगिक आधार पर पक्षपात या पूर्वाग्रह नहीं दिखाना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो। निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। न्यायाधीश को बिना किसी वास्तविक या अनुमानित पक्षपात या पूर्वाग्रह के अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि निर्णय पूरी तरह निष्पक्ष और तटस्थ हों। संगतता बाय औचित्य, प्रोप्राइटी। न्यायाधीश को अनुचित आचरण से बचना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके सभी न्यायिक कार्यों में अनुचित आचरण का कोई संदेह भी न हो। इसका मतलब है कि उसका व्यवहार ऐसा हो जिससे न्यायपालिका की छवि प्रभावित न हो। योग्यता और कर्मठता, कॉम्पिटेंस एंड डिलिजेंस। न्यायाधीश के लिए न्यायिक कर्तव्य अन्य सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसका अर्थ है कि उसे अपने काम में कुशल, मेहनती और समयबद्ध होना चाहिए। भारत में न्यायिक जवाबदेही से संबंधित चिंताएं। न्यायिक स्वतंत्रता के साथ टकराव ये माना जाता है कि न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार के किसी भी प्रयास को अक्सर न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि जवाबदेही और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना कठिन है।
अक्सर ये कहा जाता है कि नियुक्ति की अपारदर्शी प्रक्रिया के कारण 1993 की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना होती रही है। इन कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन 2015 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से एनजेएसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। एनजेएसी में प्रस्तावित सदस्य थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति। पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि उन्हें प्रभावी रूप से जवाबदेह बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। उदाहरण के रूप में न्यायमूर्ति रामास्वामी पर न्यायालय के कोष का दुरुपयोग करने का आरोप था, फिर भी संसद में पर्याप्त मत न मिलने के कारण उन्हें पद से नहीं हटाया जा सका। कोई अनिवार्य परिसंपत्ति प्रकटीकरण मानदंड नहीं। वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव पारित किया था कि न्यायाधीश अपनी संपत्तियों की घोषणा सीजेआई के समक्ष करें। वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक आधार पर न्यायाधीशों की संपत्ति न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का संकल्प लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सभी वर्तमान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से अपनी संपत्ति को आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की सहमति दी है। इसे अधिक पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। सीमित नियंत्रण और संतुलन। न्यायपालिका अपने अधिकांश पहलुओं जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं, जांच तंत्र आदि को स्वयं नियंत्रित करती है। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका के भीतर ही अधिकतर फैसले और निगरानी की व्यवस्था होती है, जिससे बाहरी संस्थाओं का हस्तक्षेप बहुत कम रहता है। जवाबदेही में बाधा डालने वाले अन्य प्रावधान। आपराधिक कार्यवाही से छूट। इम्यूनिटी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए के वीरास्वामी निर्णय 1991 के अनुसार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। इसका मतलब है कि बिना अनुमति के उनके खिलाफ सीधे मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। आरटीआई पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने कॉलेजियम के निर्णयों और न्यायाधीशों की व्यक्तिगत संपत्ति के विवरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार किया है। इसका अर्थ है कि कई मामलों में पारदर्शिता सीमित रहती है। न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, इसे 15वीं लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण ये पारित नहीं हो सका। संसद न्यायिक मानदंड तय करने तथा विधायिका या कार्यपालिका को अत्यधिक नियंत्रण दिए बिना न्यायिक कदाचार की जांच के लिए उचित तंत्र स्थापित करने हेतु नया विधेयक ला सकती है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी नियुक्तियों और कदाचार की जांच के लिए भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट 80वीं व 121वीं द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। इसमें सुझाव दिया गया कि एनजेसी में न्यायिक सदस्यों के साथ गैर न्यायिक सदस्य भी शामिल किए जाएं। स्थायी अनुशासन समिति। न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए केंद्र स्तर पर न्यायपालिका के सदस्यों वाली एक स्थायी अनुशासन समिति बनाई जानी चाहिए। यह समिति कदाचार के मामूली मामलों में चेतावनी, फटकार या सलाह दे सकती है। गंभीर मामलों में ये न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत न्यायिक जांच समिति बनाने का अनुरोध कर सकती है। न्यायिक निरीक्षण। न्यायाधीशों के लिए एक स्थायी प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जा सकती है। इसके माध्यम से निर्धारित मानकों में चूक या न्यायाधीशों के संदिग्ध आचरण को तुरंत उजागर किया जा सकेगा। 1.2 बिग टेक कंपनियों का विनियमन। रेगुलेटिंग बिग टेक। सुर्खियों में क्यों? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति की रिपोर्ट पर जनता से फीडबैक मांगा है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि बिग टेक कंपनियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाया जाए। पृष्ठभूमि। इस समिति ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उभर रही नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की समीक्षा की है। बिग टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंताओं के कारण गूगल, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों के लिए सख्त विनियामक उपायों की मांग की जा रही है। बड़ी टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण मेटा और व्हाट्सएप बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत 2024-25। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप पर यूजर डेटा को साझा करने के अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए मेटा पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण एनसीएलटी के समक्ष लंबित है। व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन विवाद भारत। व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया कि यदि आईटी,
नियम 2021 के तहत उसे संदेश एन्क्रिप्शन को तोड़ने और संदेश भेजने वाले की पहचान बताने के लिए बाध्य किया गया, तो वो भारत में अपनी सेवाएं बंद करने पर विचार कर सकता है। आईटी नियम 2021 के तहत सबसे पहले संदेश भेजने वाले का पता लगाना अनिवार्य किया गया है। गूगल प्ले स्टोर मामला, भारत। गूगल पर आरोप लगाया गया है कि वो डेवलपर्स को अपनी बिलिंग प्रणाली का उपयोग करने या वैकल्पिक प्रणालियों का उपयोग करने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंच रहा है। एप्पल मुकदमा, संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग और 16 राज्यों ने मिलकर एप्पल पर मुकदमा किया। उन पर आरोप है कि एप्पल स्मार्टफोन के बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित कर रही है। इसके अलावा एप्पल पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो प्रतिस्पर्धी ऐप्स और डिजिटल सेवाओं को ठीक से काम नहीं करने देती या उन पर पाबंदी लगाती है। बिग टेक कंपनियों के विनियमन की आवश्यकता क्यों है? संप्रभुता के लिए खतरा। यूजर डेटा को अवैध रूप से एकत्रित करना और उसे देश के बाहर के सर्वरों पर भेजना उसके दुरुपयोग का खतरा पैदा करता है। इससे डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़ी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप यूजर डेटा को अपनी मूल कंपनी मेटा को भेजता है। नेटवर्क प्रभाव। बिग टेक कंपनियां नेटवर्क प्रभाव का उपयोग करके तेजी से बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि जितने अधिक उपयोगकर्ता उनके पास होते हैं, वे उतनी अधिक मजबूत होती जाती हैं। इससे नए प्रतियोगियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है और कुछ कंपनियों का स्थायी प्रभुत्व बन सकता है। उदाहरण के लिए, एआई टूल ChatGPT ने केवल 2 महीनों में 100 मिलियन यूजर जोड़ लिए। यह भी बताया जाता है कि $1 ट्रिलियन मूल्य वाली दुनिया की शीर्ष 7 कंपनियों में से 6 बिग टेक कंपनियां हैं। राजकोष को राजस्व हानि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर दुरुपयोग के कारण भारत को हर वर्ष लगभग $10 बिलियन का नुकसान होता है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने 2016 में 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। बिग टेक कंपनियां कम कर या बिना कर वाले देशों में लाभ स्थानांतरित करने के लिए आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण BEPS का उपयोग करती हैं। इससे ऐसे देशों में जहां उनका वास्तविक कारोबार कम होता है, वहां लाभ दिखाकर कर से बचा जाता है और भारत जैसे देशों को कर हानि होती है। डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिम। बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण से उसके दुरुपयोग, निगरानी और उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है। नैतिक चिंताएं। पारदर्शिता और जवाबदेही। बिग टेक कंपनियों के एल्गोरिदम, डेटा उपयोग और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अक्सर पारदर्शिता का अभाव होता है। लोकहित बनाम कॉरपोरेट लाभ। कई बार ये कंपनियां अधिकतम लाभ को प्राथमिकता देती हैं, भले ही इससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो। डिजिटल डिवाइड और समानता। AI आधारित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता मौजूद है। नीति निर्माण और विनियमन। लॉबिंग, डेटा और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से ये कंपनियां नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करती हैं। पर्यावरणीय जिम्मेदारी। डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के कारण कार्बन फुटप्रिंट एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने में चुनौतियां। विनियामक दृष्टिकोण। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 एक्स पोस्ट मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के घटित होने के बाद कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये पारंपरिक दृष्टिकोण तेजी से बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था की जटिलताओं और गतिशीलता के साथ पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा तकनीकी प्रगति की गति अक्सर विनियामक प्रक्रियाओं से आगे निकल जाती है। प्रवर्तन में देरी। तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी के कारण प्रभावी प्रवर्तन में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDPA 2025 अभी पूरी तरह लागू किया जाना बाकी है। विनियामक तंत्र का खंडन। बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक स्तर पर कार्य करती हैं, लेकिन विभिन्न देशों के नियामक अलग अलग होते हैं। इससे समान और प्रभावी विनियमन मुश्किल हो जाता है। टेक्नो राष्ट्रीयवाद और संरक्षणवाद। इससे देश घरेलू कंपनियों के पक्ष में नीतियां बना सकते हैं। कानून की अस्पष्टता। हाल ही में एक मामले में एक्स ने सोशल मीडिया पर कंटेंट को विनियमित करने और हटाने का आदेश देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा IT अधिनियम की धारा 79(3)(b) के उपयोग को चुनौती दी। कंपनी ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग IT अधिनियम के अन्य प्रावधानों जैसे धारा 69(a) के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है। एक्स ने केंद्र सरकार के नए सहयोग पोर्टल का भी विरोध किया है। यह पोर्टल सभी सरकारी एजेंसियों को यह सुविधा देता है कि वे एक मानकीकृत टेम्पलेट के माध्यम से किसी भी गैरकानूनी या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि में संलग्न सूचना, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक को हटाने या निष्क्रिय करने का अनुरोध कर सकती हैं। एक्स ने तर्क दिया कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के श्रेय सिंघल मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन करता है। इस फैसले में कहा गया था कि कंटेंट को केवल उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही ब्लॉक किया जा सकता है। श्रेय सिंघल वाद
2015 के बारे में आईटी अधिनियम की धारा 69A को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम की धारा 69A को बरकरार रखते हुए कहा कि सरकार ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है यदि वो संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए उचित प्रतिबंधों के दायरे में आता है। धारा 79(3)(b) के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। ये धारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं जैसे मध्यस्थों को सेफ हार्बर संरक्षण देती है। इसका अर्थ है कि उन्हें उनके प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई यूजर जनित सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। धारा 79(3)(b) यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मध्यस्थ सरकारी अधिसूचना के बाद भी गैरकानूनी कंटेंट को ब्लॉक या हटाने में विफल रहता है तो सेफ हार्बर संरक्षण हटा दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि धारा 79(3)(b) तभी प्रभावी होगी जब अदालत का आदेश पारित हो जाएगा या सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें कहा जाएगा कि विवादित कंटेंट अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधारों से संबंधित है। बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख कानून। भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDPA 2023। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के अपने डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए उसकी रक्षा करे। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता या आईटी नियम 2021। भारत में बड़े यूजर आधार वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ SSMIS के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें अतिरिक्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे विशेष परिस्थितियों में सबसे पहले संदेश भेजने वाले का पता लगाना। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ये अनुचित व्यापारिक व्यवहार को रोकने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने से संबंधित है। 2023 के संशोधन में वैश्विक कारोबार के आधार पर दंड की अनुमति दी गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों या प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए पिछले 3 वर्षों की औसत आय या कारोबार के 10% तक का जुर्माना लगा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इसमें भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कंपनियों को दंडित करने का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A यह सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा आदि के हित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है। वैश्विक यूरोपीय संघ डेटा संरक्षण और डिजिटल विनियमन के क्षेत्र में यूरोपीय संघ के प्रमुख कदमों में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR 2016 और डिजिटल सर्विसेज एक्ट पैकेज के तहत प्रस्तावित डिजिटल मार्केट एक्ट DMA शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधात्मक व्यापारिक प्रथाओं पर आयोजित सम्मेलन के तहत प्रतिबंधात्मक व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए बहुपक्षीय रूप से सहमत न्यायसंगत सिद्धांतों और नियमों के एक सेट को स्वीकृति प्रदान की थी। बिग टेक कंपनियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए आगे की राह। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं। डिजिटल प्रतिस्पर्धा के पूर्व विनियमन की आवश्यकता। एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाया जाना चाहिए। इससे CCI केवल उन उद्यमों को विनियमित कर सकेगा जिनकी डिजिटल उपस्थिति बहुत बड़ी है और जो भारतीय डिजिटल बाजार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम SSDES, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस जैसे बाजार संकेंद्रण के प्रति संवेदनशील मुख्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को पूर्व विनियमन के लिए SSDES के रूप में नामित किया जाना चाहिए। SSDES के वर्गीकरण के लिए मानदंड में उद्यमों के संसाधन और उनके द्वारा एकत्रित डेटा की मात्रा को शामिल किया जाना चाहिए। एसोसिएटेड डिजिटल एंटरप्राइजेज ADEs उद्यमों को अपने समूह के अंतर्गत उन सभी अन्य उद्यमों की पहचान करनी चाहिए जो मुख्य डिजिटल सेवा की आपूर्ति में शामिल हैं। इन उद्यमों को प्रस्तावित ढांचे के तहत ADEs के रूप में नामित किया जाना चाहिए तथा इन्हें इसका अनुपालन करना चाहिए। SSDES के दायित्व। SSDES को निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन नहीं करना चाहिए: अपने स्वयं के या संबंधित पक्ष के उत्पादों को प्राथमिकता देना या तीसरे पक्ष के ऐप्स को ब्लॉक करना, उपयोगकर्ताओं को अपनी अन्य सेवाएं अपनाने के लिए बाध्य करना, प्रतिस्पर्धा करने के लिए गैर सार्वजनिक व्यावसायिक उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग करना आदि। नियमों को ठीक से लागू करना। CCI को मामलों का शीघ्र पता लगाने और निपटान के लिए महानिदेशक कार्यालय सहित अपनी तकनीकी क्षमता में सुधार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तेजी से अपील के लिए NCLAT की एक अलग पीठ गठित की जानी चाहिए। दंड। उल्लंघन करने पर SSDES के वैश्विक कारोबार के 10% तक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। निष्कर्ष: गूगल, मेटा, अमेजन,
माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर लंबे समय से बाजार में प्रभुत्व स्थापित करने के आरोप लगते रहे हैं। ये कंपनियां केवल हमारे उपभोग के तरीकों को ही नहीं, बल्कि हमारी सोच और अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करती हैं। यदि इन पर प्रभावी विनियमन नहीं होगा, तो इनका बढ़ता प्रभुत्व निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र सार्वजनिक संवाद के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। ऐसा असंतुलन न केवल प्रतिस्पर्धा को दबा सकता है, बल्कि उपभोक्ताओं की पसंद को भी सीमित कर सकता है। इसलिए नवाचार को संतुलित रखने और बाजार में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए समय पर नियामक हस्तक्षेप आवश्यक है। 1.3 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 1.3.1 लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आव्रजन और विदेशों से संबंधित विविध सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है। इसमें भारत में उनका प्रवेश, निकास और रहना शामिल है। यह विधेयक आव्रजन और विदेशियों से संबंधित सेवाओं को नियंत्रित करने वाले मौजूदा 4 कानूनों को निरस्त करता है। विदेशी विषयक अधिनियम 1946, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, आव्रजन वाहक नियति अधिनियम 2000। इनमें से 3 कानून संविधान लागू होने से पहले के हैं, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के संकट काल के दौरान बनाए गए थे। विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र। प्रवेश करने या रहने से रोकने के लिए आधार। यदि विदेशियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोक स्वास्थ्य या विदेशी संबंधों के लिए खतरा माना जाता है, तो उन्हें देश में प्रवेश करने या रहने से रोका जा सकता है। इस संबंध में आव्रजन अधिकारियों के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। विदेशियों की ट्रैकिंग। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम जैसे संस्थानों को विदेशी नागरिकों की सूचना आव्रजन अधिकारियों को देनी होगी। अन्य कानून के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जैसे वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने पर 5 साल की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। आव्रजन एवं भारत में विदेशियों को प्रशासित करने वाली मौजूदा व्यवस्था। चित्र का विवरण। इस चित्र में भारत में विदेशियों के प्रबंधन से जुड़ी वर्तमान व्यवस्थाओं को बताया गया है। विदेशियों का पंजीकरण। 180 दिनों से अधिक अवधि के दीर्घकालिक वीजा पर भारत आने वाले सभी विदेशियों, भारतीय मूल के लोगों सहित को विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है। वीजा विनियमन। 1971 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन BOI की स्थापना की गई। यह ब्यूरो अलग अलग देशों के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है। आव्रजन वाहक नियति अधिनियम इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000। यह अधिनियम उल्लंघन करने वाले यात्रियों के लिए वाहकों, जैसे एयरलाइंस, शिपिंग कंपनियां आदि को जिम्मेदार बनाता है। नागरिकता अधिनियम 1955। ये विदेशियों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड देने और पंजीकरण को नियंत्रित करता। 1.3.2 ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई। स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिपोर्ट। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है कि 2024-25 की तुलना में 2025-26 के लिए बजट अनुमान BE संबंधी आवंटन में मामूली वृद्धि की गई है। रिपोर्ट में की गई प्रमुख टिप्पणियां एवं सिफारिशें। बजट आवंटन। टिप्पणी। संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान कम रहने की चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है। इसका मुख्य कारण योजनाओं के मांग आधारित प्रावधान बताए गए हैं। सिफारिशें। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य फंड संबंधी अपनी मांग को समय पर प्रस्तुत करें तथा आवंटित बजट का पूरा उपयोग करें। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। टिप्पणी। इस अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। इसके कारणों में जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी बताई गई है। सिफारिशें। कानून को लागू करने हेतु क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और बेहतर निगरानी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। योजनाओं का कार्यान्वयन। टिप्पणी। संबंधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई धनराशि नहीं मिली है। सिफारिशें। राज्यों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने हेतु उपाय किए जाने चाहिए ताकि धनराशि समय पर जारी की जा सके। टिप्पणी। गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण स्वामित्व SVAMITVA योजना में मंत्रालय अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है। योजना के तहत बिहार में कोई कार्य नहीं किया गया है। सिफारिशें।
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रशिक्षित जनशक्ति। टिप्पणी। सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए बिहार में 5 से 6 ग्राम पंचायतों का प्रबंधन केवल एक अधिकारी कर रहा है। सिफारिशें। कार्य का बोझ कम करने और सेवा वितरण में सुधार के लिए डिजिटल गवर्नेंस संबंधी पहलों को अपनाया जाना चाहिए। अनुदान के प्रकार। टिप्पणी। सशर्त टाइड अनुदान, जो लगभग 60% होता है, का उपयोग विशिष्ट कार्य या योजनाओं के लिए किया जाता है, जबकि बिना शर्त अनटाइड अनुदान, जो लगभग 40% होता है, का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। सिफारिशें। सशर्त और बिना शर्त वाले अनुदानों का विलय किया जाना चाहिए ताकि अनुदान के खर्च में लचीलापन हो सके। पंचायत चुनाव। टिप्पणी। अलग अलग राज्यों में पंचायत चुनावों में देरी देखी जा रही है, जैसे कर्नाटक में ये 2021 से लंबित है। सिफारिशें। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार समय पर चुनाव कराए जाने चाहिए। राजस्व सृजन। टिप्पणी। सरकार से मिलने वाले अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता देखी गई है। सिफारिशें। पंचायतों को संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य स्थानीय शुल्क लगाने का अधिकार देकर उन्हें अपने स्रोतों से राजस्व जुटाने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। 1.3.3 दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल, डेडिकेटेड सेल फॉर मर्सी पिटिशंस। महाराष्ट्र ने मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त सचिव गृह के अधीन एक समर्पित सेल की स्थापना की है। महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2024 का पालन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर शीघ्र और कुशल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अपने गृह या जेल विभागों में समर्पित इकाइयां बनाने का निर्देश दिया था। दया याचिका, मर्सी पिटिशन के बारे में। न्यायालय द्वारा सजा दिए जाने के बाद दोषी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर करने का अंतिम संवैधानिक उपाय होता है। इसके माध्यम से दोषी अपनी सजा में बदलाव या क्षमा की मांग करता है। दया याचिका और क्षमा राष्ट्रपति या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है कि उसे दया अवश्य ही मिलनी चाहिए। दया का उपयोग क्षमादान की शक्ति के माध्यम से किया जाता है, जिसे माफ करने की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72। क्षमा, पार्डॉन, सजा से पूर्ण मुक्ति। विराम, रेस्पाइट, दिव्यांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना। स्थगन, रिप्रीव, कुछ समय के लिए सजा, विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन को रोक देना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से दया या दंड में कमी पाने के लिए समय देना है। परिहार, रिमिट, सजा की अवधि को कम कर देना, लेकिन उसकी प्रकृति वही रहती है। लघुकरण, कम्यूट, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कोर्ट मार्शल के मामलों, संघीय कानूनों के उल्लंघन और मृत्युदंड के मामलों पर लागू होती है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 161। राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियां होती हैं, लेकिन ये मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं होती हैं। मारूराम बनाम भारत संघ 1980 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं। 1.3.4 संसद भाषिणी पहल, संसद भाषिणी इनिशिएटिव। लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेत्य ने एआई संचालित बहुभाषी संसदीय परिचालन के लिए संसद भाषिणी पहल विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। संसद भाषिणी पहल के बारे में। उद्देश्य। संसद भाषिणी का उद्देश्य संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करना और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक एंड-टू-एंड एआई समाधान प्रदान करना है। भाषिणी मेटी द्वारा निर्मित एक एआई संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। संसद भाषिणी के अंतर्गत प्रमुख एआई पहलों में एआई आधारित अनुवाद, संसद की वेबसाइट के लिए एआई संचालित चैटबॉट आदि शामिल है। एक 3.5 फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक नए वैश्विक सर्वेक्षण में फ्री स्पीच के समर्थन के मामले में 33 देशों में से भारत को 24वां स्थान दिया गया। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 के बारे में।
स्कैंडिनेवियाई देश जैसे नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन तथा दो त्रुटिपूर्ण लोकतांत्रिक देश जैसे हंगरी और वेनेजुएला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्री स्पीच के समर्थन में सबसे उच्च स्तर पर हैं। कुछ देशों में फ्री स्पीच के समर्थन में गिरावट देखी गई है। उदाहरण के लिए जापान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में 2021 के बाद से फ्री स्पीच के समर्थन में काफ़ी गिरावट आई है। पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया और एआई कंटेंट जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे फ्री स्पीच को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। स्मार्ट क्विज चित्र का विवरण इस भाग में बताया गया है कि विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राज्य व्यवस्था से संबंधित स्मार्ट क्विज का अभ्यास किया जा सकता है। इसके लिए दिए गए QR कोड को स्कैन किया जा सकता है। फाउंडेशन कोर्स चित्र 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस 2.1 द्विपक्षीय निवेश संधि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय बजट 2025 में मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि BIT के प्रावधानों में संशोधन के संबंध में घोषणा की गई थी ताकि इसे और अधिक निवेशक अनुकूल बनाया जा सके। द्विपक्षीय निवेश संधियों BIT के बारे में, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों IIAS के नाम से भी जाना जाता है। ये समझौते विदेशी निवेशकों को उन नीतिगत या नियामक उपायों के खिलाफ सुरक्षा का आश्वासन देते हैं जो उनके निवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये समझौते संतुलन भी स्थापित करते हैं जिससे एक देश को अपने क्षेत्र में निवेश को विनियमित करने का संप्रभु अधिकार मिलता है। अवधारणा: ये संधियां निवेशकों को मेजबान देश जैसे भारत, जहां विदेशी निवेश किया जाता है, के खिलाफ कानूनी दावा करने का अधिकार देती हैं। निवेशकों को यह अधिकार निवेशक राज्य विवाद निपटान ISDS प्रक्रिया के माध्यम से मिलता है, जबकि निवेशक के गृह देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका को राज्य विवाद निपटान के माध्यम से यह अधिकार दिया जाता है। भारत ने 2015 में नए मॉडल BIT को मंजूरी दी, जिसने भारतीय मॉडल BIT 1993 का स्थान लिया। तब से इस नए मॉडल BIT का उपयोग न केवल नए BITs के लिए बल्कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों CECA, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों CP और मुक्त व्यापार समझौतों FTA के निवेश संबंधी प्रावधानों पर वार्ता या पुनः वार्ता के आधार के रूप में किया जा रहा है। हाल ही में उज्बेकिस्तान 2024 और संयुक्त अरब अमीरात 2024 के साथ BITs पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मॉडल BIT 2015 की प्रमुख विशेषताएं। निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा। इसका अर्थ है कि निवेश एक ऐसा उद्यम है जिसे देश के घरेलू कानूनों के अनुसार एक निवेशक द्वारा पूर्ण वित्त पोषण के साथ स्थापित, संगठित और संचालित किया जाता है। उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार। इसके तहत प्रत्येक पक्ष, संधि करने वाला देश, निवेश और निवेशकों को पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय व्यवहार। विदेशी निवेशकों को घरेलू कंपनियों के समान दर्जा दिया जाता है। एक्सप्रोप्रिएशन, अधिग्रहण के खिलाफ सुरक्षा। कोई भी पक्ष किसी निवेशक के निवेश को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहित नहीं कर सकता। कुछ गतिविधियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे सरकारी खरीद, कराधान, सब्सिडी, अनिवार्य लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा। निवेशक राज्य विवाद निपटान ISDS की व्यवस्था। एक विदेशी निवेशक को ISDS तंत्र अपनाने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक उस देश के स्थानीय विवाद निपटान तंत्र का उपयोग करना चाहिए। भारत के वर्तमान BIT ढांचे से जुड़ी समस्याएं। अस्पष्टता। इसमें निवेश, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून, CIL आदि शब्दावली में स्पष्टता का अभाव है। इस कारण ISDS अधिकरणों द्वारा संधि की व्याख्या को लेकर विवाद और चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए विदेश मामलों की समिति 2021-22 के अनुसार भारत को निवेश विवादों से संबंधित 37 नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8 अभी भी अलग अलग मध्यस्थता चरणों में हैं। एक नियम द्वारा स्थानीय अदालतों का उपयोग। निवेशकों को किसी निवेश विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने से पहले भारत की स्थानीय अदालतों में एक निश्चित अवधि तक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। भारत की अदालतों पर पहले से ही बहुत अधिक काम का बोझ है, इसलिए इस नियम के कारण विवादों के निपटारे में और अधिक समय लग सकता है। इससे निवेशकों के लिए कानूनी प्रक्रिया लंबी और अनिश्चित हो जाती है। ISDS अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध। उन्हें घरेलू न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयों के मेरिट की समीक्षा करने से रोका गया है, लेकिन मेरिट का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। मॉडल BIT में निम्नलिखित मुद्दों के कारण विदेशी निवेशकों को सीमित अधिकार प्राप्त हैं। निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार मानकों को छोड़ दिया गया है। इसके अलावा मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN और वैध अपेक्षा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के सिद्धांत भी अनुपस्थित हैं। कर संबंधी नियामक उपायों को शामिल न करने से निवेशकों का विश्वास कम होता है। ISDS अधिकरणों के पास यह शक्ति नहीं होती कि वे सरकार को अपनी नीतियों में कोई बदलाव करने का आदेश दें। वे केवल यह निर्णय दे सकते हैं
कि यदि किसी विदेशी निवेशक को नुकसान हुआ है तो उसे मुआवजा दिया जाए। ICSID सम्मेलन में शामिल न होना। भारत निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID का सदस्य नहीं है। इस कारण निवेशक ICSID के माध्यम से भारत में अपने फैसलों को लागू नहीं कर पाते और उनके पास सीमित विकल्प बचते हैं। ICSID को ICSID कन्वेंशन द्वारा 1966 में स्थापित किया गया था। यह विश्व बैंक की एक संस्था है। यह अनुबंधित देशों और अनुबंध करने वाले अन्य देशों के नागरिकों के बीच निवेश विवादों के समाधान और मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करता है। आगे की राह। देशों और निवेशकों के लिए शब्दावली में अधिक स्पष्टता प्रदान की जानी चाहिए तथा मध्यस्थों के विवेकाधिकार पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते में ये स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार की सरकारी कार्रवाई को संधि का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बजाय पहले ये कहा जाता था कि इसे प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाएगा। स्थानीय उपायों की अनिवार्य उपयोग अवधि को समाप्त या कम किया जाना चाहिए। साथ ही निवेशकों को घरेलू न्यायालयों या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बीच चुनाव करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी निवेशकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, BITs में MFN के प्रावधानों को उचित शर्तों के साथ शामिल किया जाना चाहिए ताकि ट्रीटी शॉपिंग को रोका जा सके। शब्दावली को जानें। चित्र का विवरण। सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN, इस सिद्धांत के तहत एक देश दूसरे देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामलों में सबसे अनुकूल व्यवहार देता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी देश को व्यापार या निवेश में कोई विशेष लाभ दिया जाता है तो वही लाभ अन्य सभी देशों को भी देना होगा। उदाहरण के लिए, WTO का MFN सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि यदि कोई सदस्य देश किसी एक देश को कोई व्यापारिक लाभ देता है तो वही लाभ बाकी सभी सदस्य देशों को भी दिया जाए। निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, FET, यह निवेश प्राप्त करने वाले देशों को विदेशी निवेशकों के साथ न्यूनतम मानकों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है ताकि उन्हें मनमानी या भेदभावपूर्ण कार्यवाही से बचाया जा सके। ट्रीटी शॉपिंग। आमतौर पर यह ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति जटिल कंपनियों या कानूनी संरचनाओं का उपयोग करके दो देशों के बीच कर संधि से मिलने वाले लाभों का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने का प्रयास करता है, जबकि वो स्वयं उन देशों में से किसी का निवासी नहीं होता। यूरोपीय संघ की नई पीढ़ी की निवेश संधियों में शामिल निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के प्रावधान की तरह भारत को भी इस सिद्धांत को एक सीमित और स्पष्ट रूप में अपनाना चाहिए। ऐसा प्रावधान किसी देश की मनमानी कार्रवाई को अवैध ठहराने की अनुमति देगा, साथ ही निवेशकों और संप्रभु राज्यों के अधिकारों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद करेगा। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रवर्तन तंत्र प्रदान करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए ICSID कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करना चाहिए। व्यापक कर उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। ISDS अधिकरणों को नीतिगत मामलों में राष्ट्रीय प्राधिकरणों के निर्णयों को स्थिति बनाए रखते हुए अपमानजनक या भेदभावपूर्ण कर संबंधी कार्रवाइयों की समीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विदेशी कानूनी फर्मों पर निर्भरता कम करने और मध्यस्थता लागत आर्बिट्रेशन कॉस्ट्स को नियंत्रित करने के लिए निवेश मध्यस्थता में घरेलू संरचना का विकास करना चाहिए। भारत को निवेश मध्यस्थता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और NDIAC को बढ़ावा देना और विकसित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय निवेश मध्यस्थता में विशेषज्ञता रखने वाले घरेलू वकीलों और कानूनी फर्मों का एक समूह तैयार किया जाना चाहिए। 2.2 इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA। सुर्खियों में क्यों? भारत 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। IORA के सदस्य देश। चित्र का विवरण। इस चित्र में IORA के सदस्य देशों और संवाद भागीदारों को विश्व मानचित्र पर दिखाया गया है। सदस्य देशों में हिंद महासागर क्षेत्र के देश शामिल हैं, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, यमन, ओमान, ईरान, मेडागास्कर, कोमोरोस आदि। संवाद भागीदार देशों को भी दिखाया गया है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। चित्र में यह भी बताया गया है कि यूरोपीय संघ भी IORA का संवाद भागीदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA के बारे में। उत्पत्ति। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका विचार 1995 में नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान सामने आया था। उद्देश्य:
हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करना। सचिवालय मॉरिशस। सदस्य 23 सदस्य और 12 संवाद साझेदार यूरोपीय संघ। आयोरा गवर्नेंस। आयोरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यह निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है जिसमें सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री या समकक्ष शामिल होते हैं। इसकी वार्षिक बैठक होती है। ट्रॉइका यह एक संस्थागत तंत्र है जिसमें आयोरा के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भविष्य के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष चार्टर में पिछले अध्यक्ष के रूप में संदर्भित शामिल होते हैं। प्रमुख परियोजनाएं। हिंद महासागर संवाद आईओडी वर्ष 2013 में ट्रैक 1.5 फोरम की शुरुआत की गई थी जो हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच खुली चर्चा को प्रोत्साहित करता है। आयोरा सतत विकास कार्यक्रम आईएसडीपी वर्ष 2014 में इसे उन कम विकसित देशों एलडीसीएस के लिए प्रस्तुत किया गया था जिन्हें परियोजनाएं संचालित करने के लिए सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत के लिए आयोरा का महत्व। हिंद महासागर क्षेत्र का भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार हिंद महासागर से वैश्विक व्यापार का 75% और दैनिक तेल आपूर्ति का 50% परिवहन होता है। साथ ही आयोरा देशों के बीच व्यापार लगभग $800 बिलियन है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों में चुनौतियां, उदाहरण के लिए एसएआरसी और बिम्स्टेक राजनीतिक अस्थिरता, वार्ताओं का रुकना आदि समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सुरक्षित स्थान। आयोरा भारत और क्षेत्र के उन अन्य देशों के लिए कम विवादास्पद मंच है जो बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से दूर रहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए क्वाड का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है और इसमें उसके सैन्य सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। समुद्री सुरक्षा। आयोरा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांतों का समर्थन करता है और समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करता है। आयोरा के कामकाज से संबंधित मुद्दे। वित्त पोषण की कमी। आयोरा के पास अपने बढ़ते सदस्य देशों के क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। प्रतिस्पर्धा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आईओएनएस जैसे अन्य क्षेत्रीय निकायों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण इसका फोकस और संसाधन कमजोर हो जाते हैं। आयोरा की प्राथमिकता वाले क्षेत्र। चित्र का विवरण। इस चित्र में आयोरा के प्रमुख कार्यक्षेत्र बताए गए हैं। समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना, मत्स्यिकी प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन, शैक्षणिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ब्लू इकोनॉमी, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। संस्थागत कमजोरियां। मॉरिशस स्थित सचिवालय में सीमित कर्मचारी हैं और प्रभावी गवर्नेंस के लिए तकनीक का इस्तेमाल भी सही से नहीं हो पाता है। भू राजनीतिक तनाव। भारत पाकिस्तान तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध तथा बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से चीन की भागीदारी जैसी प्रतिस्पर्धाएं सदस्यों और संवाद साझेदारों के बीच सहयोगात्मक संवाद को जटिल बनाती हैं। अन्य मुद्दे। नीति निर्माण और वित्त पोषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी का अभाव, अपर्याप्त निवेश और अस्थिर ऋण, सदस्यों के बीच आर्थिक असमानताएं तथा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियां जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में समुद्री डकैती और हूती विद्रोहियों के हमले आदि। निष्कर्ष। भारत अपने सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण के साथ आयोरा के लक्ष्यों को समन्वित करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी अध्यक्षता का उपयोग कर सकता है। आयोरा की दीर्घकालिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निधि, पीपीपीएस और उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से सतत वित्त पोषण सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा संस्थागत क्षमता को सदस्य देशों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग, उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों और ज्ञान साझा मंचों के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। साथ ही मजबूत सुरक्षा ढांचे और नौसैनिक सहयोग से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। 2.3 भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंध। इंडिया मॉरिशस बायलैटरल रिलेशंस। सुर्खियों में क्यों? भारत के प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस ने उन्नत रणनीतिक साझेदारी के लिए एक संयुक्त दृष्टि का अनावरण किया। अन्य संबंधित तथ्य। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने वैश्विक दक्षिण के लिए भारत के नए दृष्टिकोण की भी घोषणा की जिसे महासागर नाम दिया गया है। सेंट ब्रैंडन द्वीप का एक नौवहन चार्ट भी मॉरिशस को सौंपा गया। भारत के लिए मॉरिशस का महत्व। भारत ने 1948 में मॉरिशस की स्वतंत्रता से पहले ही उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मॉरिशस का महत्व निम्नलिखित आयामों में देखा जा सकता है। सामरिक स्थिति। मॉरिशस पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है जो इसे भारत की समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा,
विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यह रणनीतिक स्थान भारत को समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे मुद्दों से निपटने में मदद करता है। भू राजनीतिक महत्व। हिंद महासागर का सितारा और कुंजी कहा जाने वाला मॉरिशस चीन, यूरोप, खाड़ी देशों और अन्य देशों की बढ़ती वैश्विक रुचि के केंद्र में है। चीन ने जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया है, जिससे मॉरिशस की सामरिक भूमिका और बढ़ गई है। मॉरिशस चित्र का विवरण। इस चित्र में मॉरिशस के बारे में जानकारी दी गई है। यह भौगोलिक दृष्टि से मैस्करीन द्वीप समूह का हिस्सा है। यह एक ज्वालामुखीय द्वीप है और लगभग पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। चागोस द्वीप समूह पर अभी यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, जबकि मॉरिशस इस क्षेत्र पर दावा करता है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर समझौता हुआ है। समुद्री सुरक्षा भागीदारी। हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के भारत के प्रयासों में मॉरिशस महत्वपूर्ण है। मॉरिशस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) का हिस्सा है, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश भी शामिल हैं। भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर अवसंरचना में निवेश किया है, तटीय रडार स्टेशन स्थापित किए हैं और अपने नौसेना सूचना संयोजन केंद्र तक पहुंच प्रदान की है। हवाई क्षेत्र सहयोग। भारत ने अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया है। मौजूदा 800 मीटर की हवाई पट्टी को पूर्ण लंबाई वाले हवाई क्षेत्र में अपग्रेड करके भारत अब अगालेगा द्वीप पर सीधे बड़े वाहक तैनात कर सकता है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। अफ्रीका के लिए व्यापार और आर्थिक प्रवेश द्वार। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र AfCFTA के अंतर्गत मॉरिशस अफ्रीका में भारत के व्यापार और निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। भारत मॉरिशस दोहरा कराधान बचाव समझौता DTA के कारण यह भारत में निवेश के लिए एक प्राथमिक मार्ग और अफ्रीका में प्रवेश करने वाले भारतीय व्यवसायों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। सांस्कृतिक संबंध। मॉरिशस की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करती है। गिरमिटिया भारतीय बंधुआ मजदूर की विरासत भारत और मॉरिशस के बीच एक गहरा ऐतिहासिक संबंध बनाती है। भारत मॉरिशस संबंधों में चुनौतियां। व्यापार और कराधान समझौते। मॉरिशस भारत के साथ अपने व्यापार और कराधान समझौतों में संशोधन की मांग कर रहा है, ताकि वो एक पसंदीदा निवेश माध्यम के रूप में अपनी स्थिति को बहाल कर सके। वर्ष 2016 में समझौते में संशोधन के बाद से मॉरिशस से भारत में FDI प्रवाह में तेजी से गिरावट आई है। परिणामस्वरूप मॉरिशस सिंगापुर की तरह समानता की मांग कर रहा है और अफ्रीकी बाजारों को लक्षित करने वाले निवेशकों के लिए खुद को एक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित कर रहा है। चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन ने मॉरिशस में कई अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जैसे हवाई अड्डा टर्मिनल, बांध, खेल परिसर और क्रूज शिप टर्मिनल। नस्लीय संतुलन को संतुलित करना। मॉरिशस के साथ संबंधों को संतुलित करने हेतु भारत को मॉरिशस की विविध जनसंख्या, भारतीय, अफ्रीकी और यूरोपीय समुदाय के साथ संलग्न होना पड़ता है। मादक पदार्थों की तस्करी। मॉरिशस मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र बन गया है, जो भारत के समुद्री हितों के लिए जोखिम पैदा कर रहा है। पर्यावरणीय खतरे। मॉरिशस को समुद्र के बढ़ते जलस्तर, चक्रवात और तटीय क्षरण जैसी गंभीर जलवायु चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं? चित्र का विवरण। 1901 में महात्मा गांधी मॉरिशस पहुंचे थे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। निष्कर्ष। भारत ने एक अग्रणी विकास भागीदार और संकट के समय में स्वयं को एक विश्वसनीय प्रथम सहायता प्रदाता के रूप में स्थापित किया है। इससे एक सहायक मित्र के रूप में उसकी छवि में वृद्धि हुई है। मॉरिशस वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करते हुए अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में भारत के समर्थन की सराहना करता है। भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में इस अनूठी और बहुआयामी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महासागर विजन क्या है? महासागर माइनस क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। महासागर भारत की 2015 की समुद्री नीति सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का एक विस्तारित संस्करण है। सागर का ध्यान भारत के निकटतम पड़ोस पर केंद्रित है, जबकि महासागर का दायरा विशेष रूप से ग्लोबल साउथ तक विस्तृत है। सागर ने सूचनाओं के आदान प्रदान,
तटीय निगरानी, अवसंरचना के विकास और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से समुद्री संबंधों को गहरा करने की सुविधा प्रदान की है। मुख्य फोकस क्षेत्र: विकास के लिए व्यापार, परस्पर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी साझाकरण, वित्तीय सहायता आदि। महासागर के तहत नई पहलें। IOS इंडियन ओशन शिप सागर हिंद महासागर क्षेत्र IOR के देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा देती है। AIKEYME अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट, यह अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आपसी समन्वय और एकता को बढ़ाना है। इसका शीर्षक AIKEM AIKEYME है, जिसका संस्कृत में अर्थ एकता होता है। नोट: महासागर मैरिटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसे भारतीय नौसेना ने 2023 में लॉन्च किया था। इसे वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह भारत के सागर विजन के अनुरूप है। यह बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया के नौसेना अध्यक्षों एवं समुद्री अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। चित्र का विवरण: नीचे दिया गया पोस्टर। इस चित्र में ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज का विज्ञापन दिखाया गया है। इसमें भूगोल 2.4 भारत न्यूजीलैंड संबंध, इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस। सुर्खियों में क्यों? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र। न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल हुआ। पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए आवागमन संबंधी व्यवस्था पर वार्ता का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नवाचार, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहभागिता का समर्थन करना है। मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए भी वार्ता का शुभारंभ किया गया। नोट: इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सितंबर 2024 की मासिक समसामयिकी आर्थिक 2.5 तथा आर्थिक 5.4.10 देखें। द्विपक्षीय संबंधों की समकालीन प्रासंगिकता। द्विपक्षीय व्यापार: दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में $1.75 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें भारत का व्यापार अधिशेष $0.07 बिलियन रहा। न्यूजीलैंड द्वारा भारत को निर्यात: भारत ऊन, लोहा व इस्पात, फल एवं गैर धातु खनिजों का आयात करता है। भारत द्वारा न्यूजीलैंड को निर्यात: भारत फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं, यांत्रिक मशीनरी, मोती, कीमती पत्थर और धातुएं निर्यात करता है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग: उदाहरण के लिए दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त टास्क फोर्स 150 में मिलकर काम कर रही हैं। बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग: उदाहरण के लिए दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता की वकालत करते हैं। इस सुधार में सुरक्षा परिषद की सदस्यता में विस्तार करके इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, विश्वसनीय एवं प्रभावी बनाना शामिल है। न्यूजीलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। साझा सामरिक हित: दोनों देश परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार, आतंकवाद का विरोध तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की वकालत करने के संबंध में समान दृष्टिकोण रखते हैं। साथ ही दोनों देश खुले, समावेशी, स्थिर एवं समृद्ध हिंद प्रशांत और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने तथा हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने पर सहमत हैं। न्यूजीलैंड ने 2011 में अपनी भारत के लिए रणनीति में भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में मान्यता दी थी। प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव: भारत न्यूजीलैंड के कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। हरित ऊर्जा साझेदारी: उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड 2024 में भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य बन गया था। खेल संबंध: दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र, विशेष रूप से क्रिकेट, हॉकी और अन्य ओलंपिक खेलों में संबंध काफी घनिष्ठ हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 वर्षों को मान्यता देने तथा इसका उत्सव मनाने के लिए 2026 में स्पोर्ट्स यूनिटी कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां: लंबे समय से लंबित FTA 2010-2015 के बीच 10 दौर की वार्ता के बावजूद भारत न्यूजीलैंड FTA आर्थिक मतभेदों, विशेष रूप से डेयरी निर्यात और कृषि शुल्कों के कारण रुका हुआ है। भारत का डेयरी उद्योग न्यूजीलैंड के दूध उत्पादों द्वारा उत्पन्न संभावित व्यवधान पर चिंता व्यक्त करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि FTA चर्चाओं से यह क्षेत्र विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खुल सकता है, जिससे घरेलू कीमतें प्रभावित होंगी। सुरक्षा संबंधी चिंताएं:
भारत ने न्यूजीलैंड में सिख फॉर जस्टिस समूह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों और खालिस्तान जनमत संग्रह सहित भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई है। अन्य चिंताएं, कम द्विपक्षीय व्यापार अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है, न्यूजीलैंड के चीन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध आदि। निष्कर्ष, दोनों देशों को एक ऐसे मुक्त व्यापार समझौते का लक्ष्य रखना चाहिए जो पारस्परिक लाभ प्रदान करते हुए भारतीय उद्योगों की संवेदनशीलताओं का समाधान करे। द्विपक्षीय टास्क फोर्स के गठन से अलगाववादी आंदोलनों जैसे संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। साथ ही लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और वैध विरोध प्रदर्शनों के प्रति सम्मान सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा चीन के प्रभाव जैसे भू राजनीतिक मुद्दों पर नियमित उच्च स्तरीय चर्चाएं क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकोण को सुदृढ़ कर सकती हैं। 2.5 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 2.5.1 भारत के साथ आर्थिक सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया का नया रोड मैप, ऑस्ट्रेलियाज न्यू रोड मैप फॉर इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया। ऑस्ट्रेलिया का ये महत्वाकांक्षी रोड मैप भारत के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक गहरा करने तथा उन्हें विविध बनाने पर केंद्रित है। इस रोड मैप में विकास के 4 अहम मार्ग की पहचान की गई है: स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा व कौशल, कृषि व्यवसाय तथा पर्यटन। आर्थिक सहयोग के लिए जारी रोडमैप के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। विशेष अवसरों की पहचान। इस रोड मैप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा उद्योग, खेल, संस्कृति, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50 विशेष अवसरों को चिह्नित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार और निवेश प्रोत्साहन निधि। इससे ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत में नए वाणिज्यिक अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस एक्सचेंज AIBX2 ये दोनों देशों के बीच व्यापारिक यानी बिजनेस टू बिजनेस B2B भागीदारी में तेजी लाएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत CEO फोरम का नवीनीकरण। इसका प्रमुख उद्देश्य वाणिज्यिक सहयोग को गति देने के लिए एक प्रभावी बिजनेस टू बिजनेस मंच प्रदान करना है। मैत्री अनुदान कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच जनसंपर्क, व्यवसायों के बीच आपसी संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मैत्री अनुदान कार्यक्रम में निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विकसित होते संबंध। व्यापार, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA 2021 ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया है। इस समझौते का उद्देश्य 2035 तक भारत को ऑस्ट्रेलिया के 3 अग्रणी निर्यात बाजारों में शामिल करना है। परमाणु सहयोग। 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। रणनीतिक साझेदारी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी NDS 2024 में भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार के रूप में मान्यता दी है। रक्षा सहयोग, पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट तथा रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं ऑस्ट्रा हिंद AUSTRAHIND, ऑसिंडेक्स AUSINDEX और पिच ब्लैक। 2.5.2 फाइव आइज इंटेलिजेंस FVEY अलायंस। फाइव आइज इंटेलिजेंस FVEY अलायंस। हाल ही में कई देशों के खुफिया अधिकारी दिल्ली में एकत्रित हुए, जिनमें फाइव आइज FVEY अलायंस के प्रतिनिधि भी शामिल थे। फाइव आइज इंटेलिजेंस FVEY अलायंस के बारे में। इसकी नींव 1946 में हस्ताक्षरित ब्रिटिश अमेरिकी संचार खुफिया समझौते BRUSA के साथ रखी गई थी, जो सिग्नल इंटेलिजेंस SIGINT पर केंद्रित था। SIGINT में ट्रैफिक विश्लेषण, डिक्रिप्शन और संचार दस्तावेजों की प्राप्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रमुख सदस्य: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा 1948 में शामिल तथा ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड दोनों 1956 में शामिल हुए। फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल FIORC इसका गठन 2016 में किया गया था ताकि सदस्य देशों की गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाओं के रूप में कार्य किया जा सके। दायरा और उद्देश्य: भू राजनीतिक खुफिया जानकारी, आतंकवाद, चीनी प्रभाव और साइबर खतरों जैसे उभरते खतरों की निगरानी करना। व्यापक खुफिया जानकारी, चिकित्सा खुफिया जानकारी, आतंकवाद विरोध, भूस्थानिक खुफिया जानकारी आदि। निरंतर सहयोग: खुफिया जानकारी को लगातार गुप्त डेटाबेस के माध्यम से साझा किया जाता है। चित्र का विवरण नीचे दिया गया पोस्टर। इस चित्र में ऑफलाइन क्लासरूम मेंटरिंग सपोर्ट सिस्टम एंड फैसिलिटीज से संबंधित विज्ञापन दिखाया गया है। इसमें विजन IAS के मुखर्जी नगर, GTB नगर केंद्र की भवन और सुविधाओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं।
इसमें भवन का बाहरी दृश्य, स्वागत कक्ष, बैठने का क्षेत्र और कक्षा कक्ष की व्यवस्था दर्शाई गई है। 2.5.3 स्क्वाड अलायंस। स्क्वाड अलायंस। फिलीपींस ने भारत से स्क्वाड अलायंस में शामिल होने का आग्रह किया। स्क्वाड अलायंस के बारे में, यह एक अनौपचारिक मिनीलेटरल लघुपक्षीय गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं। उद्देश्य: हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, स्थिरता को बनाए रखना आदि। यह क्वाड से अलग है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चित्र का विवरण नीचे दिया गया पोस्टर। इस चित्र में विजन आईएएस के ऑफलाइन क्लासरूम और मेंटरिंग सुविधाओं से संबंधित जानकारी और 2.5.4 ओटावा कन्वेंशन। ओटावा कन्वेंशन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना बना रहे हैं। ओटावा कन्वेंशन के बारे में, इस कन्वेंशन का आधिकारिक नाम कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन है। उद्देश्य: यह पक्षकार देशों को किसी भी परिस्थिति में एंटी पर्सनल माइन्स का उपयोग, विकास या भंडारण न करने हेतु बाध्य करता है। इसके अलावा उन्हें ऐसी माइन्स को नष्ट करने के लिए भी बाध्य किया गया है। इसे ओस्लो 1997 में अपनाया गया था। इसे 1997-1999 तक ओटावा में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह 1999 में प्रभावी हुआ था। हस्ताक्षरकर्ता 133 देश। भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। डिपॉजिटरी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। चित्र का विवरण नीचे दिया गया पोस्टर। इस चित्र में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 2.5.5 रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग 2025। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। रायसीना डायलॉग के बारे में, इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एक स्वतंत्र थिंक टैंक, करता है। यह समकालीन भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है। ये वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के प्रतिबद्ध है। भागीदारी: 10वें संस्करण में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख, शिक्षाविद, थिंक टैंक, युवा आदि शामिल हैं। थीम 2025 कालचक्र माइनस पीपल, पीस एंड प्लैनेट। इसमें चर्चा 6 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही, जैसे ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल प्लैनेट आदि। चित्र का विवरण नीचे दिया गया चित्र। चित्र में अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन शीर्षक दिया गया है। इसमें 4 शिक्षकों के फोटो दिखाए गए हैं। पहले फोटो में अशोक डुबे। 2.6 शुद्धिपत्र एराटा। फरवरी 2025 के मासिक समसामयिकी मैगजीन के आर्टिकल 2.6.3। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में हाल के सदस्यों मलेशिया 2019, यूक्रेन 2025 के बारे में दी गई जानकारी गलत है। सही जानकारी ये है कि मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का सदस्य नहीं है। संधि पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 महीने बाद ही उसने अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। वहीं यूक्रेन 2024 में अनुसमर्थन की प्रक्रिया पूरी कर 2025 में औपचारिक रूप से आईसीसी में शामिल हुआ। चित्र का विवरण ऊपर दिया गया भाग। इस चित्र में स्मार्ट क्विज लिखा है। इसमें बताया गया है कि विषय